हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डीवी सिंह। अ, ये बेटा टॉपिक जो है ना, लास्ट 2 दिनों से हम कर रहे हैं और वो क्लासेस प्राइवेट करनी पड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी हुआ का क्या था स्वागत पता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं हुआ क्या था पता है? हुआ कुछ यूं था कि परसों के दिन जो है क्लास स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट सॉरी कल मॉर्निंग में सेम क्लास। तो वो क्लास लाइव ही नहीं हुई और मैं करीब जो है ना 45 मिनट पढ़ाया। इसके बाद कल इवनिंग में वही क्लास चालू करी और वो भी नहीं हो पाई क्योंकि बीच में माइक वाले जो है, अभी माइक नहीं है हमारे पास तो माइक वाले आ गए और अभी जो है माइक का वो उनने पूरा जो है वो भी लेके नहीं आए। तो आज फिर माइक के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कहानी थी। चलो आज हमें जो स्टार्ट करना है DIGC। ये आखिर जो है DICGC होता क्या है? DICGC ये है क्या? DICGC देखो जरा। ये है डिपोजिट डिपोजिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस एंड क्रेडिट क्रेडिट गारंटी गारंटी कोऑपरेशन कोऑपरेशन कोऑपरेशन। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, हिंदी में इसको जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम कहते हैं। जमा बीमा जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम क्रेडिट गारंटी गारंटी निगम क्रेडिट गारंटी निगम। जरा देखो कि होता क्या है। इसकी कहानी सुनो। इकोनॉमी में सब कहानी है और अगर इस कहानी को उतार लिया ना दिमाग में तो कभी डाउट नहीं रहेगा। देखो बेटा, जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से या सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से TICGC की भूमिका यानी जो है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम है, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भारत में जितने भी कार्यरत अनुसूचित बैंक हैं जो कि RBI के कंट्रोल में आते हैं, तो वे जमा राशि प्राप्त करते हैं, लोगों से जमा राशि पैसा प्राप्त करते हैं और वे सभी DICGC से सेवाएं भी लेते हैं। और DICGC उन बैंकों को उनकी कुल जमाओं पर एक्चुअल में सर्विस अपनी जो है ना बीमा देती है, इंश्योरेंस देती है। अब बैंकों को इंश्योरेंस नहीं, दरअसल जो है आप ये कह सकते हो कि जो जमा करता है कस्टमर्स है उनको इंश्योरेंस देती है। ये होता कैसे है वो पहले मैं बताता हूं। देखो, मान लो कि सभी अनुसूचित बैंकों को, मान लो क्या कि है ही, तो सभी अनुसूचित बैंकों को, सभी अनुसूचित बैंकों में, जो सभी अनुसूचित जितने भी शेड्यूल बैंक है, तो सभी अनुसूचित बैंकों में जमाकर्ताओं की जमाकर्ताओं की जमा राशि में जमा राशि में जमा राशि को कर लो, जमा राशि को 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का, यानी 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा
प्रदान, अभी उदाहरण भी लूंगा, प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई अनुसूचित बैंक का मतलब क्या है। मैंने आप सभी से ऑलरेडी अनुसूचित बैंकों के बारे में बता चुका हूं, तो जरा फिर भी देखो एक बार। अनुसूचित बैंकों में भाई जो है ना, आ जाएगा कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक में आ जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, और प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें आ जाएगा आरआरबी, आरआरबी। इसमें आ जाएगा कोऑपरेटिव बैंक, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक के जो है ना, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत उसकी सेकंड शेड्यूल में जो बैंक लिस्टेड होते हैं, उन सभी बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत किन किन बैंकों को रखा जाता है वो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बेटा यहां पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो ये डीआईसी, जो डीआईसीजीसी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये दरअसल करता क्या है कि सभी बैंकों के कस्टमर्स को एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अब होता क्या है, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करो कि ये कैसे काम करता है। कि काम ये ऐसे दरअसल करता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं हम, जो है पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में रामलाल का खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में रामलाल का खाता है, तो खाता धारक ले लेते हैं। और इधर श्यामलाल का खाता है, रामलाल और श्यामलाल का खाता है। पंजाब नेशनल बैंक में रामलाल का 10 लाख रुपया जमा है। कितना? 10 लाख। और एक टाइम के बाद जो है ये पीएनबी दिवालिया हो जाता है। पीएनबी क्या हो जाएगा भाई? दिवालिया हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, दिवालिया। तो जब पीएनबी दिवालिया हो जाता है तो फिर 60 दिनों के भीतर, पहले ये 90 दिन था, 60 दिनों के भीतर भीतर जो रामलाल थे, रामलाल थे, तो रामलाल को 5 लाख रुपए तक, मैक्स है 5 लाख, तो 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सुरक्षा देगी। जमा राशि पर, जमा राशि पर सुरक्षा, जमा राशि पर सुरक्षा देगी। जमा राशि पर कौन सुरक्षा देगा? ये आपका वही डीआईसीजीसी, ये सुरक्षा देगी, ध्यान रखिए। अब यहां आता है भाई श्यामलाल की कहानी। श्यामलाल का इस बैंक में 5 लाख जमा था, 5 लाख जमा था। अब देखो यहां इनको मैक्सिमम 5 लाख ही, हालांकि जो है रामलाल का 10 लाख था, लेकिन इनको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। श्यामलाल को अगेन बैंक दिवालिया होने पर 5 लाख रुपया जो है 60 दिनों के भीतर मिल जाएगा, 60 दिनों के भीतर मिल जाएगा। और देगा कौन? आपको देगा डीआईसीजीसी, जीसी, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, ये इंस्टीट्यूशन। अब ये क्यों पैसा देगा जरा ये समझिए। ये एक प्रकार से जो है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है जो बैंकों की जमाओं को, बैंकों की जमाओं पर जो पब्लिक का पैसा है उस पर सुरक्षा देता है। अब भाई ये क्यों पैसा देगा, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या कोई प्रीमियम अदा करेगा, कितना प्रीमियम अदा करेगा, वो जरा समझो। अब यहां पर यह भी कहा गया कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक के पास टोटल जमाकर्ताओं का 100 रुपए था, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। तो पंजाब नेशनल बैंक को अपने जमाओं पर प्रत्येक 100 रुपए में से, प्रत्येक 100 रुपए में से 12 पैसे का, कितने का भाई? 12 पैसे का
प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। किसको? यही जो कंपनी थी DICGC को। तो हर एक अनुसूचित बैंक को जितना उसका जमा है, जितना उसके पास पैसा है, उस जमाओं पर, उन जमाओं पर क्या करना पड़ेगा? उन जमाओं पर बेटा उसको हर एक 100 रुपए में 12 पैसे का प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि यहां पर जमाकर्ता की जमा राशि पर मैक्सिमम ये जो इंस्टीट्यूशन है 5 लाख रुपए तक का बीमा का भुगतान करती है अगर पैसा डूब जाता है। अगर आपका ज्यादा है उससे तो ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्स 5 लाख मिलेगा। तभी मैंने दो उदाहरण लिए रामलाल का कि भाई इसका पैसा तो बैंक में 10 लाख रुपया था। कितना? 10 लाख था, लेकिन इसको मिलेगा 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। और अगर मान लो कि श्यामलाल का 5 लाख था तो इसको पूरा मिल जाएगा। 2 लाख था पूरा मिल जाएगा, इसका नहीं कटेगा। क्यों? मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। अब यहां एक और बात कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये जो प्रीमियम अदा करेगी 12 पैसे का, इसका भार जो है कस्टमर्स यानी जो है उपभोक्ता या जमाकर्ता पर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी पेच याद रखिएगा, ये कैसे जो है काम होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा। मैं एक काम और करूंगा कि देखो नोट्स वगैरह, नोट्स के लिए मैं आपको एक नोट्स भी बनवा रहा हूं। तो ये हमारा जो है नंबर है, नंबर है 9555031427। ये देख पा रहे हो? 9555031427। इस नंबर पर, ये जो आपका नंबर है, तो आप जो है कॉल करके जो भी आपको किसी भी प्रकार से डाउट है आप बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो। और जो भी आपको कुछ भी चाहिए, सिविल सर्विस, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या और एग्जाम से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये हमारी जो क्लासेस है यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्टेट सिविल सर्विस के लिए अतिरिक्त में जो स्टेट जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा ही। और बाकी ये जो पूरे इकोनॉमी के करीब 200 लेक्चर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि इन 200 लेक्चर में से अगर मान लो यूपीएससी 15 क्वेश्चन पूछती है तो गारंटी देके बोल रहा हूं कि 12 क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से, क्लास नोट से हमें मिल जाएंगे। चलो वापस चलते हैं हम अपने डीआईसीजीसी में। भाई जमा, देखो डीआईसीजीसी मतलब जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम, हमारी सबहेडिंग थी। मैंने ये कहा कि जमाकर्ता की जमा राशि को सिक्योर बनाने के उद्देश्य, सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से डीआईसीजीसी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में कार्यरत सारे शेड्यूल बैंक में वो सारे शेड्यूल बैंक शामिल होंगे जो कि मैंने बताया था कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा सेकंड के अंतर्गत जो उस सूची में लिस्टेड होते हैं वो सारे शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, वहीं फिर आरआरबी हो गया, आरआरबी के साथ कोऑपरेटिव बैंक हो गए, कोऑपरेटिव में स्टेट और अर्बन कोऑपरेटिव हो गए, और इसके साथ साथ जो है मैंने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि ये भी बताया था कि एक नई कैटेगरी है जो कि शेड्यूल बैंक में ऐड करा गया है। तो सभी शेड्यूल बैंक जिनको आरबीआई कंट्रोल करता है, जो जमा राशि पब्लिक से लेते हैं, उन सभी को जो डीआईसीजीसी है वो सर्विसेज देता है, अपनी सेवाएं देता है। अब इसके अंतर्गत बेटा होता क्या है कि ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, भारतीय और विदेशी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक, ये सभी शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब डीआईसीजीसी, अगर मान लो डीआईसीजीसी जमाकर्ता की जमा राशि को बीमा प्रदान करता है, और यदि एक बैंक बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए किसी वजह से भी, तब जो है नियमों के अनुरूप, कंडीशंस के अनुरूप, टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुरूप ये कहा गया कि एक जमाकर्ता के कुल जमा राशि में से ब्याज को भी मिला करके 5 लाख रुपए तक की धनराशि बीमित होती है।
5 लाख रुपए तक उसको भुगतान किया जाएगा। अब जमाकर्ता की जमा राशि को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक DICGC को हर 100 रुपए में की जमा राशि में से बेटा 12 पैसे का प्रीमियम अदा करती है। और ये प्रीमियम का भार बैंक जमाकर्ता पर नहीं डाल सकता है, ये भी कहा गया है। साथ ये कहा गया कि अगर दिवालिया होने की कंडीशन में पहले था 90 दिन कि दिवालिया होने की कंडीशन में 90 दिनों के भीतर DICGC जमाकर्ता को भुगतान करेगी, लेकिन अभी जो है अब ये 90 दिनों वाला जो कंडीशन घटा करके अब 60 दिन कर दिया गया है कि भाई अब 60 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक बार आप लोगों के जो है कमेंट वगैरह देख लेते हैं। चलो कोई कमेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम या द्वितुलन पत्र की समस्या। द्वितुलन पत्र की समस्या। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। द्वितुलन पत्र की समस्या। क्या बेटा? द्वितुलन पत्र की समस्या। द्वितुलन पत्र की समस्या। द्वितुलन पत्र की। तो भाई द्वितुलन पत्र की समस्या से मतलब यहां पर क्या है? जरा देखो, देखो ऐसे समझो, इसका मतलब है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, कैसे? जरा देखो बेटा, हर एक संस्थान का, हर एक कंपनी का, हर एक बैंक का, इवन यहां तक कि आपके इंडिविजुअल का एक लेखा बही होती है, बैलेंस शीट होती है, उसी को तुलन पत्र कहते हैं, जो लेखा बही है। तो तुलन पत्र किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडिविजुअल्स का, उसका वित्तीय स्वास्थ्य का लेखांकन होता है कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसमें लेखा जोखा होता है। अब जब किसी एक कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो इसका प्रभाव बेटा उस कंपनी के बैलेंस शीट पर देखने को मिलता है। अगर मान लो कि किसी की फाइनेंस कंडीशन खराब होती है, तो इसका प्रभाव उसकी जो लेखा बही पर देखने को मिलेगा। उसकी जो लेखा बही है, तुलन पत्र है, बैलेंस शीट है, वो खराब दिखती है, खराब होने लगती है। अब किसी एक कंपनी के तुलन पत्र खराब होने का जो प्रभाव है, जब किसी अन्य कंपनी पर पड़ता है, तो इसको द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं। ऐसे समझो, एक उदाहरण से, एक उदाहरण से समझ जाओगे तो आसानी से जान जाओगे। देखो बेटा, मान लो एक बैंक था, ये बैंक था, बैंक ने एक कंपनी लेते हैं ना, शिवांगी प्राइवेट लिमिटेड। शिवांगी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी ये जो कंपनी है, ये जो है, मान लो क्या बना रही थी, जो है ये मेडिकल या फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और ये कोई जो है टैबलेट वगैरह बना रही थी, टैबलेट वगैरह यानी दवा बना रही थी, ये समझो सिंपल सा, दवा बना रही थी, दवा बना रही। अब हुआ क्या, इनको लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो इनने क्या किया कि ये गए बैंक के पास और बैंक से कहा, बैंक के पास गए और बैंक से कहा कि हमें 1 लाख रुपए, यानी 100K मतलब 1 लाख रुपए दे दो। बैंक ने कहा कि अच्छा पैसा दे देंगे, पर ये बताओ तुम करते क्या हो और कैसे तुम पैसा लौटाओगे। शिवांगी प्राइवेट लिमिटेड कहती है
कि भैया हम पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आसानी से पैसा लौटा देंगे, और इस वजह से आसानी से कि हमारा जो धंधा पानी है बहुत बढ़िया चल रहा है, और देखो हमारी ये उम्मीद है कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, और आने वाले समय पे अगले 1 साल में आपको पैसा वापस भी कर देंगे। तो बैंक भी कुछ कैलकुलेशन लगाया कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे कुछ ब्याज मिल जाएगा, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल बाद ये लौटा देगा। अब मान लो कि शिवांगी ऐसा सोच रही थी 2020 अप्रैल में, 2020 अप्रैल में इनको अप्रैल में जो है ना पैसा भी मिल गया बैंक से, और इनको 1 लाख जैसे पैसा मिला, तो इनने पैसा क्या कर दिया, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। और जब इन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बेटा निवेश कर दिया, तो यहां ये देखने को मिला कि ये जो पैसा था, जब इन्होंने कंपनी में क्या किया, एक मिनट, निवेश किया, तो कोविड आ गया। याद होगा 2020 में कोविड आ गया था, कोविड आ गया। अब कोविड के चलते हो गया लॉकडाउन, कोविड के चलते हो गया लॉकडाउन। अब भाई लॉकडाउन हो जाएगा, तो इन्होंने जो इनकी उम्मीदें थी शिवांगी जी की कंपनी की, उनमें उनमें फिर गया पानी। क्यों पानी फिर गया भाई, कैसे पानी फिर गया? क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाई, अपना एक्सपेंशन नहीं कर, भाई ब्याज तो देनी पड़ेगी। अब इन्हें पैसा लगाया था, और जिस उम्मीद से लगाया था उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया। अच्छा, उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया, तो एक और टेंशन है कि भाई ये फिर कैसे काम चलेगा। तो इनके जो है शिवांगी प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट बताओ खराब हो जाएगी कि नहीं? बैलेंस शीट जो है खराब हो जाएगी। अब भाई इन पर ही तो बैंक निर्भर था, क्योंकि इनको, बैंक को लग रहा था कि मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे जो है ना वो मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो भाई शिवांगी ने बैंक को पैसा वापस नहीं कर पाई, तो इस बैंक की भी जो है बैलेंस शीट क्या हो गई, खराब हो गई, बैलेंस शीट खराब हो गई। अच्छा, बैंक की भी बेटा बैलेंस शीट खराब हो गई, तो यहां एक बात देखने को मिली जो सबसे महत्वपूर्ण थी, कि शिवांगी की कंपनी बैंक को भी ले लोगी, बैंक को भी ले लोगी। तो इसी को कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, या द्वितुलन पत्र की समस्या, कि एक कंपनी के चलते किसी दूसरे संस्थान का क्या हो जाए, तुलन पत्र या बैलेंस शीट खराब हो जाए। तो यही बेटा जो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब बैंकों के साथ ये समस्या बेटा एक सामान्य कंडीशन है। सामान्यतया एक अर्थव्यवस्था चक्रीय तौर से आगे बढ़ती है, अर्थात अर्थात ये कि आर्थिक तेजी के बाद, आर्थिक तेजी के साथ, आर्थिक तेजी के बाद आर्थिक मंदी आती है। भाई जो है ऐसे समझो, होता क्या है कि इकोनॉमी जो है, मान लो सब बढ़िया है, तो आर्थिक तेजी अभी चल रही है, आर्थिक तेजी चल रही है, अर्थव्यवस्था की कंडीशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से सब चल रहा है। इसके बाद कुछ ऐसा अप्स डाउन हुआ कि आर्थिक मंदी आ गई, वर्स्ट कंडीशन आ गई। क्या हुआ? आर्थिक मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई। तो पहले आर्थिक तेजी आई, और फिर आर्थिक मंदी आ गई। तो आर्थिक तेजी के बाद आर्थिक मंदी, ये दौर चलता रहता है, और फिर पुनः जो है अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ी, और फिर जो है आर्थिक तेजी आने लगी, धीरे धीरे रिवाइव होने लगी, तो आर्थिक तेजी आने लगी। तो इस दौरान एक कंपनी, होता क्या है बेटा, हाँ इस कंडीशन को बेटा ट्रेड साइकिल कहते हैं, ये पहले देख लो, ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल, पहले तो ये जान लो कि ये ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र कहलाता है, जब ऐसा कंडीशन हो कि एक बार आर्थिक तेजी है, फिर मंदी है, फिर तेजी, रिवाइव, तो ये ट्रेड साइकिल चलता रहता है। अब आर्थिक तेजी के दौर में होता क्या है कि जब आपकी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही होती है, तो आप हमेशा एक्सपेंड करने का सोचते हो कि नहीं सोचते? सब कोई सोचता है कि मुझे विस्तार करना है। तो आर्थिक तेजी के दौर में अर्थव्यवस्था में बेटा डिमांड ज्यादा होती है,
और इस दौरान एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके लाभ बनाने का प्रयास करती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी और लाभ बनाऊंगी। और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बेटा वो क्या करती है कि अपने विस्तार करने के उद्देश्य से वो पैसा और लगाती है। और निवेश के उद्देश्य से बैंकों से ऋण प्राप्त करती है। यदि मंदी का दौर शुरू हो जाए तब कंपनी का उत्पादन और लाभ दोनों प्रभावित होगा। अगर मान लो कि मंदी आ जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है और प्रॉफिट है दोनों प्रभावित होगा। ऐसे में उस कंपनी का बैलेंस शीट खराब होगा। और यदि कंपनी दिए गए ऋण को वापस करने में चूक जाए, जो पैसा उसने किसी बैंक से लिया था तो वापस करने में चूक जाए, तो ऐसे में बैंक का तुलन पत्र भी प्रभावित होगा। और इसी को बेटा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम या द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं। एक कहानी आपको बताऊं कि 2008 में अमेरिका में मंदी आती है, अमेरिकी मंदी, और इस दौरान देखोगे कि पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिलता है। 2016 में भारत में जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो इसके चलते ये समस्या भारत में अगेन जो है देखने को मिलती है। फिर आता है कोविड का दौर 2019-20, और इस दौरान जो है अगेन ये पूरी समस्या जो है पूरी दुनिया देखती है, पूरे विश्व में देखने को मिलती है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ट्विन बैलेंस शीट समस्या को दूर करने के उद्देश्य से कुछ कदम उठाए गए। क्या क्या कदम हो सकते हैं या क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि अगर मान लो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सही करना है। तो एक तो ये कि देखो भाई, चूंकि प्रतिकूल आर्थिक दशा में यानी एडवर्स कंडीशन में यह समस्या उत्पन्न होती है, तो एक कंपनी के ऋण को उस दौरान पुनर्गठित किया जाए, मतलब रीऑर्गेनाइज किया जाए, रिस्ट्रक्ट किया जाए कि भाई देखो एडवर्स कंडीशन है तो उसके ऋण को क्या कर दो, पुनर्गठित कर। अब जैसे कि मान लो ऋण की समय सीमा, अब कैसे पुनर्गठित किया जा सकता है कि मान लो ऐसे समझो कि शिवांगी जी की जो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, इनने कमिट किया था कि हम 1 साल के अंदर आपका पैसा चुका देंगे। पर भाई एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, कोविड आ गया या कोई आर्थिक मंदी की दशा होने लगी, आर्थिक मंदी आ गई, तो हो सकता है कि इनका बैलेंस शीट खराब हो और इनके चलते बैंक का भी बैलेंस शीट खराब हो। तो तब ध्यान हमें रखना चाहिए कि उस पैसे को पुनर्गठित करें, यानी रिस्ट्रक्ट करें। अब जैसे कि मान लो ऋण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, ब्याज की जो दर है उसमें कमी की जा सकती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं, या किस्त को हम छोटा कर सकते हैं। तो हम उस ऋण को पुनर्गठित करके और उस पर थोड़ा सा जो लोड है, भार है, वो कम कर सकते हैं। और भी क्या किया जा सकता है कि ऋणी को आरबीआई जो अधिस्थगन है तो उसकी सुविधा उपलब्ध करा सकती है। यानी जो ऋणी है भाई, तो आरबीआई चाहे तो उसको जो है अधिस्थगन की जो है अधिस्थगन की जो सुविधा है वो दे सकती है। अब ये होता क्या है कि ये एक प्रकार का बेटा अवकाश है, स्थगन है, जिसके अंतर्गत अगर एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन है, प्रतिकूल आर्थिक दशा है, तो एक ऋणी एक निश्चित समय तक किस्त अदा करने से बच जाता है। आरबीआई कहता है कि अभी खराब दशा है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा बाद में पैसे अदा कर देना, अभी तुम पैसा ना दो, कोई बात नहीं। तो अधिस्थगन की इस अवधि में बैंक उस ऋण को एनपीए की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। एनपीए इसी वजह से मैंने आपको बताया था, याद होगा कि भाई एनपीए 90 दिन में हो जा रहा था। तो अब जो है बैंक अगर आरबीआई ऐसा कह दे कि तुम्हें थोड़ा सा जो है रिलैक्स दिया जा रहा है, तो उस ऋण को बैंक एनपीए की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब हुआ क्या कि कोविड के दौरान बेटा आरबीआई ने इसका लाभ जो है ऋणियों को उपलब्ध करवाया जो लोन लेके रखे थे। अगला क्या हो सकता है कि भाई अपने तुलन पत्र को साफ करने के उद्देश्य से बैंक एनपीओ को राइट ऑफ कर सकता है। ये भी एक सोल्यूशन है कि अगर आपको बैलेंस शीट से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करना है तो आप जो है राइट ऑफ कर दो। एनपीए की वसूली के उद्देश्य से कि जो पैसा एनपीए, भाई एनपीए हो रहा था, क्यों क्यों
ये जो घटना घटी थी, घटना क्या घटी थी कि भाई बैलेंस शीट खराब हो गया था, पैसा नहीं चुकाया जा रहा था, सभी एनपीए बन रहा था। तो भाई एनपीए की वसूली के उद्देश्य से एआरसी, एआरसी विच मींस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब ये समझो कि बैड बैंक है या मीडिएटर है, तो इसका स्थापना किया जाए ताकि क्या कि जो बैड बैंक, जो बैड लोन है उसको वापस या एनपीए को रिकवर किया जा सके। साथ ही वर्ष 2016 में कुछ कानून बने, और कानून क्या थे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया। तो भाई अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, और प्रयोग करके जो है ऐसी आने वाली समस्याओं से निपटा जा सकता है, बचा जा सकता है। तो ये बताओ कि ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आपने जो है डीआईसीजीसी को डिटेल में पढ़ लिया, और इसके बाद आपने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो थी हमारी दूसरा, तो ये इसको भी आपने डिटेल में पढ़ लिया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। एक मिनट रुको, इसको भी हाईलाइट ही कर देते हैं, है ना, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। चलो हो गया, आगे देखो फिर। आगे है हमारा जो टॉपिक है, सिविल एंड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। अच्छा ये ठीक है यार मिटाने का, मतलब ऐसे मिट जाता है। सिविल एंड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। चलो देखते हैं कि ये क्या बला है, ये कौन सी बला है। अगर सिविल खराब तो समझो आपकी क्रेडिट खराब। होता है कई बार कि आप जो है क्या करते हो कि कुछ खरीदने जाते हो और आपकी सिविल अच्छी नहीं है, तो वो गेट से ही दौड़ा लेते हैं। और अगर सिविल अच्छी है तो आपके हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि सर कुछ फाइनेंस करा लो, है ना। उसी सिविल के बारे में हमें बात करना है। देखो, भारत में जब एक ऋणी किसी बैंक से या कोई वित्तीय संस्थान से पैसा ले लेता है, ऋण ले लेता है, तब उस ऋणी की सारी जानकारी सिविल को उपलब्ध कराती है। तब ये संपूर्ण जानकारी बैंक सिविल को क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। और इस आधार पर जो लिया गया ऋण है, समय पर अगर वापस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिविल एक ऋणी का क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। और वो जो स्कोर है वो 900 अंकों तक दिया जाता है। और यदि ऋण के मान लो जो है ऋणी का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं है, क्रेडिट स्कोर खराब है, तो उसको जो है भविष्य में अगर मान लो क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे आ गया, तो उसको भविष्य में कोई पैसा नहीं मिलता है, मतलब जब तक उसका क्रेडिट स्कोर सही नहीं होगा, तो भविष्य में उस ऋणी के लिए ऋण प्राप्त करना बेटा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब ये जो सिविल की स्थापना जो है ना, ये कंपनी है, इस सिविल की स्थापना भारत में एक अमेरिकी निकाय, एक कंपनी है ट्रांस यूनियन, उसने जो है 2000 में करी थी। और इसी प्रकार की कुछ और भी कंपनियां हैं भारत में, जैसे है इक्विफॉक्स, तो एक्सपेरियन, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। तो पहले थोड़ा सा इसे समझो, जो सिविल है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सिविल स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ब्यूरो
ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये जो सिविल है और ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसके बारे में बताऊंगा, ये अलग है, ये अलग इंस्टीट्यूट। तो इस सिविल की क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना, ये एक अमेरिकी निकाय है, मतलब अमेरिकी निकाय है। इसकी स्थापना एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने की थी। होता कैसे है कि मान लो कि श्यामलाल ने एसबीआई से 1 लाख रुपया ले लिया। तो एसबीआई श्यामलाल की सारी जानकारी सिविल को देगी, श्यामलाल की सारी जानकारी सिविल को देगी। अब श्यामलाल का क्रेडिट स्कोर जारी होगा। जो ये श्यामलाल थे, इनका भाई क्रेडिट स्कोर बनेगा, इनके लेन देन पर, इनके फाइनेंशियल बिहेवियर पर क्रेडिट स्कोर बनेगा। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है कि अगर मान लो बैंक का पैसा, एसबीआई का पैसा श्यामलाल ने टाइम से दिया, तो इनका क्रेडिट स्कोर 900 या उसके आसपास रहेगा, मतलब इनकी सिविल अच्छी, तो भविष्य में इनको पैसा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर मान लो कि श्यामलाल पैसा देने में एसबीआई को चूक गए या ब्याज चुकाने में चूक गए, तो इसका मतलब ये कि श्यामलाल जो है क्या हुआ, इनका श्यामलाल पैसा देने में चूक गए तो सिविल खराब हो गई, और सिविल खराब हो गई तो भविष्य में पैसा प्राप्त करना सिविल श्यामलाल के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। मुश्किल भरा क्यों? श्यामलाल का अगर स्कोर मान लो 700 से कम हो जाए तो पैसा भविष्य में श्यामलाल के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। अब भाई होता क्या है कि ये बैंक, ये सिविल को, इस कंपनी को जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये जो सिविल है ना, ये आपकी सिविल है, ये अपनी साइट पे जो ऋणी है उसकी सारी जानकारी, जो आपका ऋणी है उसकी सारी जानकारी का मतलब कि आपका पैन नंबर से लेकर के, जो आपका पैन नंबर है, आपकी डीओबी, आपका जो है नाम, पता, गांव, पिता का नाम, सारी जानकारी, और साथ में आपने पैसा कब कितना लिया, उसका जो दर है, वो सारी उपलब्ध करवाती है अपनी साइट पे। समझे? तो ये बेटा सिविल है। ऐसे आपका सिविल जो है स्कोर तैयार होता है। और मैंने वही बताया कि कई बार आपने देखा भी होगा कि जिसका सिविल बहुत अच्छा होता है तो कुछ भी फाइनेंस करवा के उसको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होती, लेकिन जिसका सिविल खराब, क्रेडिट स्कोर खराब, उसको पैसा प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब मान लो कि क्रेडिट स्कोर -1 है। अगर जो सिविल है, ये जो कंपनी है, अगर अपनी साइट पर, ऐसा भी हो सकता है, देखो सिविल जैसे कुछ और भी कंपनियां हैं, जैसे इक्कीफॉक्स है, एक्सपेरियन है, ये सिविल की ही तरह कुछ और कंपनियां हैं जो है, जैसे कि ये क्रेडिट स्कोर तैयार करती है। अब वित्तीय संस्थान इनके माध्यम से एक ऋणी का क्रेडिट स्कोर प्राप्त करते हैं, और यदि ऋणी पहले से ऋण लिया हो तो उसका क्रेडिट स्कोर तैयार होगा। अब क्रेडिट स्कोर अगर मान लो सिविल -1 दिखाएगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक उस व्यक्ति ने ऋण नहीं लिया है। इसी तर्ज पर आरबीआई ने क्या किया, मान लो ऐसा है कि अगर सिविल की साइट पर आपने पैन के माध्यम से अपना सिविल स्कोर चेक करवाया और -1 दिखा, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने कोई लोन नहीं लिया है, ऋण नहीं लिया है। तो स्टार्टिंग फेज में लोन भी आपको कम दिया जाता है। ठीक है, पहले
फिर आपकी सिविल बनेगी, और फिर आपको जब आपका बढ़िया इतिहास रहेगा, टाइम से पैसा दोगे, कोई चूक नहीं करोगे, कोई फ्रॉड नहीं करोगे, तो फिर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब होता क्या है कि इसी तथ्य पर आरबीआई ने एक व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इसी उद्देश्य से वाई एम देवसाली कमेटी, ध्यान रखना, वाई एम देवसाली कमेटी के सुझाव के आधार पर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है इसकी स्थापना करी गई। वापस से सुनो कि भाई ये जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है इसकी स्थापना करी गई। आरबीआई अपने जो है, आरबीआई स्टार्ट करती है, ये तो कंपनी बताया, ये सब प्राइवेट कंपनी थी। अब आरबीआई सोचती है कि मैं भी कुछ सिविल जैसे स्टार्ट कर दूं, तो आरबीआई क्या करती है कि एक कमिटी बनाती है वाईएम देवसाली जी के नेतृत्व में, और उन्हीं के नेतृत्व में तो वो रिकमेंड करते हैं, और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर एक कंपनी, मतलब ये सिविल की ही तरह एक कंपनी तैयार की जाती है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसकी स्थापना करी जाती है। और ये बिना लाभ के, बिना हानि की अवधारणा पर ये बेस रहेगी, ये एक ऐसा निकाय रहेगा, ऐसा काम करेगी, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट वाला इसका खेल रहेगा। अब जो कि आरबीआई के अंतर्गत कार्यरत है, तो ये भी एक ऋणी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगी, क्रेडिट स्कोर तैयार करेगी, और यदि एक व्यक्ति कर अदा करने से चूक जाता है तो इसकी जानकारी भी यहां उपलब्ध होगी। तो ये आप देखो, जो सिविल है, यानी जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये भारतीय इंडियन गवर्नमेंट का, यानी भारत सरकार का एक निकाय के तौर पे होगा, तो इसके पास जो जानकारी होगी वो ज्यादा एक्यूरेसी में होगी, जानकारी होगी वो ज्यादा एक्यूरेसी में होगी। तो ऐसे क्या होगा बेटा, आपका सिविल अब तैयार होगा। और यही वजह थी कि जो आपकी ये जो सिविल है इसका विरोध कर रही थी, जो सिविल है, ये जो कंपनी, ये जो है, जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है जो आरबीआई ने स्थापित किया, इसका विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी, और जो है, देखो, जैसे सिविल से जो सर्विसेज लेता है जो भी बैंक या जो भी, तो इसके चलते बेटा होता क्या है ना, कि उसको भैया पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है। अब जैसे कि अगर सरकारी कोई संस्थान हो जाता है तो उसके पास और एक्यूरेसी के साथ जो है इंफॉर्मेशन उपलब्ध रहेगी, तो और सस्ते में भी सर्विसेज रहेगी, तो सब लोग सिविल से कहां माइग्रेट कर जाएंगे, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में। और सब लोग अगर यहां माइग्रेट कर जाएंगे तो होगा क्या भाई इसका। अब जैसे आप ऐसे समझो, आजकल रुपए, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आया तो रुपए कार्ड, सबको वही रुपए कार्ड दिया गया एक टाइम पे, मतलब जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा, इन्होंने थोड़ा मोड़ा विरोध दर्ज करवाया, लेकिन भाई बिजनेस में तो कोई भी आ सकता है, तो विरोध वैसा इनका चला नहीं। तो इनने मार्केट में बने रहने के लिए अलग अलग तरीके की, आज भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है लोगों को, कस्टमर्स को लुभाना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि उस समय जब टिकट करते थे या बहुत सारी चीजें, तो सिर्फ जो है जो प्राइवेट फर्म्स थे तो वहां सिर्फ मास्टर कार्ड या वीजा ही अप्लाई हो सकता था। और अगर आप जान गए कि भाई अब सबके पास जो है, अब उन कंपनियों की भी मजबूरी थी कि भाई अगर हम मास्टर कार्ड वीजा ही एक्सेप्ट करेंगे तो लोग, फिर हमारा जो है क्या होगा कि बिजनेस प्रभावित होगा। तो इसके चलते अब उन लोगों ने रुपए भी जो है एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन आज भी जो है आप देखा होगा कि जैसे मास्टर कार्ड वीजा जैसे जो है ना, तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि कस्टमर्स को एक्स्ट्रा लुभाने के लिए क्या करती हैं कि कुछ ना कुछ छूट प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर भी वैसे ही होगा कि जैसे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री आएगा तो भाई सिविल की छुट्टी होने को रहेगी। और यही वजह है कि ये जो है, जो आपका यानी सिविल था, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का जो विरोध कर रहा था, और लगातार विरोध कर रहा था। चलो, इसके बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा तो पढ़ेंगे डिटेल से। मैं एक बार बिल्कुल डिफॉल्टर होगा अगला टॉपिक, और देख लेते हैं किसी भी व्यक्ति का कोई जो है डाउट वगैरह तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक क्लास हो गई है हमारी। फिर जो है इवनिंग में